हेलो स्टूडेंट्स, सो एज वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 1, ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो वहाँ पर हमने पढ़ लिया कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक aspects of metal complexes, ठीक है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हो गई और कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टेबल है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे कि वेदर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी स्टेबल और नॉट, ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो डिपेंड करेगी दो चीज़ों पे, एक तो नेचर ऑफ मेटल आयन पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, दूसरा जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी या तो नेचर ऑफ लिगेंड पे। दो ही चीज़ें हैं ना कॉम्प्लेक्स में, एक मेटल आयन है एक लिगेंड है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है वो दोनों पर ही डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मेटल आयन पे भी और नेचर ऑफ लिगेंड जो है उस पर भी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो दो टाइप की है, एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है कि वेदर द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल। दूसरी जो स्टेबिलिटी है वो कौन सी है, काइनेटिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। एक तो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरा जो है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो है वो इट विल इंक्लूड द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर आ जाएंगे, बॉन्ड एनर्जीज आ जाएंगी, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में। काइनेटिक एस्पेक्ट जब हमने देखने हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी जब हमने देखनी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की, तो हम क्या देखेंगे वहाँ पर कि रेट ऑफ और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है, ठीक है। काइनेटिक का मतलब रेट ऑफ मैकेनिज्म, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, तो रिएक्शन का जो है वो रेट और मैकेनिज्म क्या है, तो वो बताएगी हमें काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, जब बात आ गई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, बात आ गई स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज दैट वेदर द कॉम्प्लेक्स विल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, अंडर गिवन कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि उतने टाइम के लिए जो है वो कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पर। तो जब स्टेबिलिटी है इट विल क्या बताएगी, स्टेबिलिटी जो है ये एक्सप्लेन करती है वेदर टेंडेंसी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज द स्टेबिलिटी ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम, राइट। अब वो अगर हमने पता करना है तो कैसे पता करेंगे, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, इंटरेक्शंस हैं, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, इंटरेक्शंस होती हैं, ये हमने पढ़ लिया ना। इंटरेक्शन जो है वो आयनिक इंटरेक्शन होती है, क्रिस्टल थ्योरी में पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा कि उनमें वैलेंस जो है वो बॉन्ड बनता है, उनके बीच में इस तरीके से इंटरेक्शन होती है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में अब इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। उन इंटरेक्शन को हमने नाम दिया कि वो जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके में हो रही है, लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन हो रही हैं, ठीक है। अब लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन कैसे हो रही है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेसिस क्या होते हैं। तो लुईस एसिड जो है, दोज एसिड्स विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस बेस कहाँ पर कहेंगे, जहाँ पर टेंडेंसी होगी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनको हम क्या कहेंगे, लुईस बेसिस कहेंगे। तो मेटल और लिगेंड की जब बात कर रहे हैं तो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा हैं, डोनेट कर रहे हैं मेटल को,
इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे लिगेंड को, ठीक है। मेटल जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हमने क्या कहा, लुईस एसिड। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सी हो रही है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शंस जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। अब जितनी अच्छी वो इंटरेक्शंस होंगी उतना ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NH3 4 NH3 लिए हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है ये रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास टेट्राअमीन कॉपर 2 टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इसके लिए लिखें Ks, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH3 की कंसंट्रेशन कितनी, 4, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटली जो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 4.5 इंटू 10⁻²1, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। इसी तरह का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिगेंड चेंज कर दिया, साइनाइड ले लिया, अगेन इक्विलिब्रियम में रहेगी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स विल बी ठीक है 2 नेगेटिव, ठीक है। सेम है, कॉपर 2 है यहाँ पर भी, वहां पे कॉपर 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, जो Ks की वैल्यू है, इट इज 2 इंटू 10⁻27, तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। तो वो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इसका मतलब जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये भी कहा ना हमने, स्टेबिलिटी नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कम्पेयर टू दैट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसके बाद है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना, 1/Ks, इसका हमने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल लिया Ks का, तो इट इज इक्वल टू Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, राइट। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये जो है वो डिसोशिएट कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है दैट विल बी मोर स्टेबल, राइट। ओके, तो ये था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है मेजर ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। वहीं से हमें पता चल रहा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है दैट विल बी मोर स्टेबल और नॉट, ठीक है। हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो कंसीडर करेंगे कि m मेटल प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का उतने लिगेंड, नंबर ऑफ n जनरल कर दिया हमने यहाँ पर, 1 2 3 वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स MLN, क्या बनाएंगे MLN, राइट। ओके, अब अगर ये तो जनरल रिएक्शन थी, स्टेप वाइज देखें कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, M प्लस L क्या बनाएगा ML, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इसके लिए लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे ML
कंसंट्रेशन ऑफ ml ओवर कंसंट्रेशन ऑफ m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ l, यही आएगा। ठीक है, एक और लिगेंड ऐड करते हैं, तो एक और लिगेंड जो ऐड होगा वो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसी में दूसरा लिगेंड जो है वो ऐड होगा और क्या बन जाएगा, अनदर कॉम्प्लेक्स Ml2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से Ml2 में एक और लिगेंड ऐड करेंगे तो तीसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा Ml3 और इसके लिए जो K3 है वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 ओवर Ml2 इंटू में L, ये आ जाएगा। राइट, तो इसी तरह से Kn टर्म्स के लिए यहाँ n आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ MLn n टर्म्स के लिए। ठीक है, MLn-1 इंटू में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। जनरलाइज कर दिया हमने इसको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कितने MLn-1 आ जाएगा। n3 के लिए 2 है ना, तो n के लिए कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं K को स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। स्टेप वाइज, स्टेप्स में हो रही है ना, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम कहते हैं K को। ठीक है जी, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है, अब देखो ये जो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिगेंड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Ml जब दूसरा लिगेंड ऐड हो रहा है, एक में तो सिंपल लिगेंड अटैच हो गया यहाँ पर, दूसरी बार जब लिगेंड अटैच हो रहा है तो मेटल के साथ ऑलरेडी लिगेंड अटैच है, इनकमिंग लिगेंड ने आना है, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड है और जो इनकमिंग लिगेंड है उनके बीच में जो है वो रिपल्शंस होंगी। ठीक है, कूलम्बिक रिपल्शंस होंगी उनके बीच में। ठीक है, तो इस K2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू K1। ठीक है, तो वैल्यू ऑर्डर जो है वो किस तरीके से होगा, इस यहाँ और कम हो जाएगी क्योंकि 2 लिगेंड ऑलरेडी है, एक तीसरे में आना है तो और कम हो जाएंगी। ठीक है, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये था कौन सा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं, ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसको हम दूसरी टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसमें अब देखो हम कैसे लिखेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखो अब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। जनरल रिएक्शन लेंगे हम इसमें भी यहाँ पर। ठीक है, तो पहले M+L ML बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद M+2L ML2 बना देगा यहाँ पर। ठीक है, फिर M+3L ML3 बना देगा। ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, M+NL MLN कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है कि वहां पर क्या हुआ था, जब एक बन गया था फिर दूसरा लिगेंड अटैच हुआ था, फिर दूसरा जब कॉम्प्लेक्स बन गया फिर तीसरा लिगेंड जो है वो अटैच हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट लिगेंड अटैच हो रहे हैं। ठीक है, 2 लिगेंड डायरेक्ट अटैच हो गए, 3 लिगेंड डायरेक्ट अटैच हो गए। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है, जब तक पहला नहीं बनेगा, पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनेगा, तब तक दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिगेंड हमने अटैच किए हैं। तो ये स्टेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो दोनों स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा ही होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो β1 जो है जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है फॉर दिस स्टेप क्या हो जाएगा, वही अगेन कंसंट्रेशन ऑफ ml m इंटू l, β2 इज इक्वल टू ml2। ठीक है, m इंटू l की पावर 2, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से β3 ml3
ओवर एम एल की पावर 3, ठीक है, अप टू सो ऑन। एन टर्म्स के लिए भी हम बीटा एन लिख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब मैंने बताया कि दोनों स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं, तो दोनों जो है वो सेम केमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा ही होगा। वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलेशनशिप हम सपोज बीटा 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो बीटा 3 की वैल्यू क्या होगी, ml3 ओवर एम एल की पावर 3, ये लिखा हुआ है हमने बीटा 3 की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ml और ml2 से, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे ही करेंगे, ml ml2 से हमने दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, ठीक है, टू फाइंड आउट रिलेशनशिप। अब देखो रिलेशनशिप कैसे, हम टर्म्स को सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है। देखो रीअरेंज कैसे करना है, पहले मैंने ml ले लिया, ठीक है, ml के साथ मैंने नीचे ले लिया m और यहाँ पर l, ये एक l आ गया, ml यहाँ से एक ये आ गया, यहाँ से मैंने एक l लिया, यहाँ से मैंने ये एक m लिया, इनटू ml2, ये मैंने दूसरा यहाँ से ml2 लिया और नीचे मैंने ले लिया ml इंटू l, ठीक है। तो ये ml ये ले लिया अब मैंने, और यहाँ से एक और लिगेंड ले लिया इंटू ml3, ठीक है, ml3 और डिवाइड में वही ml2 इंटू l, ठीक है, 3 हो गए ना, 1 2 3 लिगेंड हो गए, l क्यूब आ गया, ml ml2 आ गए तीनों और ऊपर भी आ गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, k1 k2 k3, k1 इंटू k2 इंटू k3, ये क्या है, बीटा 3, ठीक है। और अगर हम बीटा 3 की जगह बीटा 4 लेते हैं, सपोज बीटा 4 लिया और फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, ml ml2 ml3, एक तो तीसरी टर्म और ले लेनी है, वहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर यहाँ पर k4 आ जाएगा साथ में, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो हम जनरल अगर लिखें, हमने लिखना चाहें इसको जनरलाइज फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे कि दिस बीटा n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k i, वेयर i की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये तो समीशन का साइन होता है ना, तब बीच में प्लस का साइन होता है, ये प्रोडक्ट का साइन है, तो मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, ठीक है। i की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू 2, अगर i की वैल्यू 1 से 3 वेरी करिए तो इसका मतलब k1 इंटू k2 इंटू k3 है, ठीक है। तो ये जनरल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशनशिप है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लॉग की फॉर्म में देखें तो ये आ जाएगा लॉग बीटा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग k1 है ना, प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, ठीक है। तो अब बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा जब लॉग बीटा की वैल्यू मोर देन 8 होगी, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी हमने पढ़ा, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू।